नोएडा प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर फिर से चला पीला पंजा। सेक्टर 135 में बने अवैध फार्म हाउस को लेकर बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा में नारियल पर नाली के पानी का किया छिड़काव। आसपास के लोगों ने बनाया वीडियो, वायरल हुआ। हरिद्वार में आयोजित तहसील दिवस में अधिकारी दिखे लापरवाह। मोबाइल में रील्स देखते नजर आए अधिकारी। डीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। सोनभद्र में आरओ का पानी ला रहे पिकअप वाहन की ट्रक से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, पिकअप चालक की हालत गंभीर। कुशीनगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग, धुंधु कर जला ट्रांसफार्मर। राहगीरों में मची अफरा-तफरी। उन्नाव में बोलेरो बाइक की टक्कर में बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार की हालत नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ वर्कशॉप से सर्विस कराकर लौटा था चालक। शाहजहांपुर में गोबर के उपलों में लगी भयंकर आग, उपलों के 10 डेरे जलकर हुए खाक। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गोरखपुर के गोला में ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने की टक्कर के बाद लगी आग, दोनों गाड़ियों के चालक और खलासी के बारे में नहीं चल पाया। इटावा में 2 पिकअप की आपस में टक्कर, 10 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। बागपत में सांड के आने से कैंटर में घुसी कार, कार में सवार दुल्हन समेत 6 लोग घायल। बरेली में बदमाश ने एआरटीओ पर की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, हमले में बाल बाल बचे एआरटीओ। कानपुर में हिंदू कब्रिस्तान पर कब्जे के लगे आरोप, 100 साल पुराने हिंदू कब्रिस्तान पर कब्जे का विरोध। मऊ में जहरीली पदार्थ के सेवन से युवती की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में 9 साल की मासूम की हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा, घर में ही किराए पर रहने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में छेड़छाड़ की शिकायत से नाराज आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में रोडवेज बसों से डीजल चोरी करने का वीडियो वायरल, परिवहन विभाग के अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही। आगरा में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया, 9 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 घरों में की थी चोरी। बस्ती जिले में 12 साल की नाबालिग से 3 दरिंदों ने किया गैंगरेप, दुष्कर्म के दौरान बच्ची की मौत, एक आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बालू खनन माफिया पर डीएम उन्नाव का बड़ा एक्शन, एसडीएम सदर ने 5 डीजल मशीन, एक स्टीमर पकड़ा। रात के अंधेरे में गंगा के बीच धारा से निकाला जा रहा था पानी। एटा पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का किया खुलासा, 4 सदस्य गिरफ्तार, 4 ई रिक्शा, 14 बैटरी मोबाइल के साथ कई औजार बरामद। लखीमपुर खीरी में सपा के प्रशिक्षण शिविर में समापन सत्र को अखिलेश ने किया संबोधित, कहा लखीमपुर खीरी सपा का गढ़ रहा है, दोबारा भी बने। अखिलेश यादव ने मंच से कहा 2022 में सपा की सरकार बनने वाली थी, लोगों को पता है कि 2022 के चुनाव में क्या हुआ, अधिकारियों ने चुनाव परिणाम से पहले व्यवहार का बदला। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा 2022 में जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन जन समर्थन के विपरीत परिणाम। लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर की प्रतिमा का अनावरण किया, इसके बाद अखिलेश ने पौधारोपण भी किया। यूपी कांग्रेस को जल्द मिल सकता नया प्रभारी, प्रियंका गांधी छोड़ सकते हैं यूपी कांग्रेस प्रभारी का पद, नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत, तारिक अनवर के नाम की चर्चा। अखिलेश से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बुधवार को लखनऊ में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल मांगेंगे समर्थन। लखीमपुर खीरी में अखिलेश के रोड शो को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया हमला, कहा सपा का जनाधार समाप्त हो चुका है, पर्दे के पीछे की सपा की मानसिकता जनता समझ चुकी है। यूसीसी को लेकर दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के लोगों के साथ 14 जून को जनसंवाद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यूसीसी के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति करेगी चर्चा, समान नागरिकता संहिता को लागू करने को लेकर टीम मांगेगी सुझाव। सीएम धामी ने 1425 जवानों को दी नियुक्ति की सौगात, पीएसी, आईआरबी और फायर ब्रिगेड के जवान शामिल। सीएम धामी ने कहा कि पुलिस राज्य की सुरक्षा में अभिन्न अंग। फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, व्यापार मंडल सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा एक गिरोह सक्रिय हो चुका है, सरकार को बदनाम करने के लिए फर्जी टैक्स चोरी करके व्यापारियों को फंसाने का काम कर रहा है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में यूपी पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी, देश में अन्य ऐसी घटनाओं का डेटा भी जुटा रही है। अमरोहा में जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने निर्माणाधीन पुल का किया निरीक्षण, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को लगाई फटकार। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के परिसर में जनता दर्शन का आयोजन, सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याओं को सुना। देहरादून में जेल में बंद शख्स ने युवक पर कैंची से किया हमला, आरोपी पर धारा 307 के तहत केस दर्ज। उत्तरकाशी में कालिंदी ट्रैक पर गए एक व्यक्ति की मौत होने पर 37 सदस्यों का दल गंगोत्री पहुंचा, ग्रामीणों ने शव लाने की मांग। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह उधम सिंह नगर के 1 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, धारूर जनजाति के महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए गुरमीत सिंह। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम धामी का बयान, कहा उत्तराखंड योग की जन्मभूमि है, योग दिवस के दिन प्रसिद्ध मंदिर, पर्यटक स्थलों पर योग दिवस का आयोजन होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भराड़ी सैण में बाल विधानसभा सत्र का आयोजन किया और विधायक अनिल नौटियाल समेत कई नेता मौजूद थे। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का मसूरी पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, पत्रकारों से बातचीत में कोश्यारी ने कहा उत्तराखंड रिवर्स माइग्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, उत्तराखंड में युवाओं के लिए अपार संभावना। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जताई नाराजगी, कहा कार्रवाई के नाम पर भाजपा सिर्फ दिखावा।
पौड़ी जिले के श्रीनगर में पर्यावरण दिवस पर धू-धू कर जल रहे जंगल। बुगानी रोड के जंगल पिछले 2 दिनों से बदस्तूर जल रहे। उत्तरकाशी में कालिंदी ट्रैक में गए गाइड की मौत। भारी बर्फबारी के कारण 14 ट्रैकर्स भी फंसे। श्रीनगर में मंदिर के अंदर मजार का वीडियो वायरल। लोग कह रहे हैं कि मजार का विरोध। प्रशासन ने कही जांच के बाद कार्रवाई की बात। कर्णप्रयाग में पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर आपदा प्रभावित लोगों ने किया प्रदर्शन। आपदा प्रभावित लोगों ने की जमकर नारेबाजी। कहा मुआवजा नहीं दिया तो करेंगे आंदोलन। अल्मोड़ा में पेयजल संकट से परेशान लोगों ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। न्यू इंदिरा कॉलोनी में प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर की नारेबाजी। बागेश्वर में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। 10 जून को रखा जा सकता है हल्द्वानी में बनने वाले फ्लाईओवर का प्रेजेंटेशन। 8 जून तक आ सकती है पीपीआर की फाइनल रिपोर्ट। पौड़ी में बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाले यात्रा रूट पर चलाया गया चेकिंग अभियान। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन भी करवाया गया। प्रयागराज में संगम पर गंगा नदी में हुए हादसे को लेकर संगम पर सुरक्षा व्यवस्था की खुली पोल। हादसे के बाद भी संगम पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। फिरोजाबाद में हो रहे अवैध खनन का एक वीडियो हुआ वायरल। सरकारी गाड़ी से कराया जा रहा अवैध खनन, अधिकारी ने बनाया वीडियो। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर 43 दिनों से किसान मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। किसानों ने घेरा डालो आंदोलन शुरू किया। स्थानीय युवाओं के रोजगार, प्लॉट शिफ्टिंग, मुआवजे की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। कौशाम्बी में एक्सप्रेस ट्रेन में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बोगी में लगी भयंकर आग। रेल कर्मचारी ने बुझाई आग। कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी रेलवे स्टेशन का मामला। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 7 गांवों में चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। अधिकारियों को त्वरित रूप से निस्तारण करने के निर्देश भी। बस्ती में बेरोजगारों से ठगी करने वाले शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज छात्राओं ने एडीएम दफ्तर का किया घेराव। एडीएम के समझाने के बाद छात्र प्रदर्शन से हटे। लखनऊ में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को मारी गोली। पुलिस को मौके पर मिला सुसाइड नोट। बहराइच में घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर कुत्तों ने किया हमला। कुत्तों ने बच्चों को काटकर किया लहूलुहान। बस्ती में प्रधान को वोट नहीं देना ग्रामीणों को पड़ा महंगा। गरीब परिवार गांव में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में चल रहे समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है। लेकिन इस शिविर के साथ ही अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजा दिया। लखीमपुर में सपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन के मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सभी को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। मैं समझता हूं कि 8 और 9 महीने बाद जो चुनाव होने जा रहा है 24 का, उसके लिए आप आज ही से तैयार हो गए होंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से याद दिलाया कि लखीमपुर खीरी कभी सपा का गढ़ हुआ करती थी, जिसे 2024 में दोबारा हासिल करना है, जिसके लिए अखिलेश ने लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड का मुद्दा जोर शोर से उठाने का इशारा कर दिया। क्या आप को लगता है कि सरकार को कोई परवाह नहीं होगी? ये सरकार ऐसी है जिसको कोई परवाह नहीं है। हार से किसान कुशल दिए, कोई परवाह नहीं उनको। 700 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान दे दिए, उनकी जान चली गई। बताओ सरकार पर कोई फर्क पड़ा हो तो बता दो। अखिलेश यादव एक तरफ तो पार्टी कार्यकर्ताओं को लामबंद करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ 2024 में जीत के लिए अखिलेश ने दलित पिछड़ा वोटर्स को एक साथ लाकर बड़े सपा से जोड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी ने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें पिछड़ी और अनुसूचित जातियों को साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा उठाने की तैयारी है। लोक जागरण यात्रा लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना रास्ता। यानी ये 2 मुद्दे प्रमुख तौर पर जिसको अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया है जंगे, ये लोकसभा चुनाव की शुरुआत मानी जा रही है। लखीमपुर से यात्रा की शुरुआत के मौके पर अखिलेश यादव खुद भी लोक जागरण यात्रा में शामिल हुए और कहा कि सपा की कोशिश है कि जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी से गैर यादव और अनुसूचित जाति को भी जोड़ा जा सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी, उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। 2017 से लगातार कई राजनीतिक प्रयोग कर चुके अखिलेश यादव पिछले लंबे वक्त से सपा की जाति और धर्म विशेष वाली पहचान बदलने की कोशिश में लगे हैं, जिसे जमीन पर उतारने की कोशिश को लोक जागरण यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव रथ पर सवार होकर अपनी ताकत दिखाते नजर आए, जिस पर भाजपा अखिलेश यादव पर हमलावर है।
एक तरफ भाजपा का महासंपर्क अभियान है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का प्रशिक्षण शिविर और रथ यात्रा। ये तस्वीरें सपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शंखनाद की है। सपा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयार कर रही है। लखीमपुर में सपा का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। अखिलेश के चुनावी अभियान पर भाजपा हमलावर हो गई है। एक रथ क्या है, वो बंद है, एक बस है जो बहुत ही लग्जरियस है, बंद है। अपने घर के एसी कमरे से निकलकर उस एसी में बैठ जाएंगे। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी, इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर। परिणाम क्या आया वो आपने देखा। वहीं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने यूपी में आपराधिक इतिहास को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जब सपा सरकार थी, आपकी नोएडा की तमाम कंपनियां भाग गईं, तो जो रंगदारी एक गैंग चलते थे, वसूली होती थी। आज चूंकि कानून का राज है, माफियागिरी समाप्त है, रंगदारी समाप्त है। चुनावी जंग में अखिलेश यादव खुद फील्ड में हैं और सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की बाहुबली तैयारी में लगी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं और खबर यह है कि चुनाव की तैयारियों को देखते हुए राज्य में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई राज्यों में चुनाव में व्यस्तता की वजह से प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस प्रभारी का पद छोड़ सकती हैं। खबर ये भी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य भी आजमा सकती हैं। उधर नए प्रभारी के नाम को लेकर यूपी में मंथन तेज हो गया है। इसके लिए चर्चा की जा रही है कि प्रदेश में नया प्रभारी किसे बनाया जाए। एबीपी गंगा को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नए प्रभारी के तौर पर हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम पर चर्चा हुई है। पार्टी हरीश रावत के माध्यम से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उतरकर प्रदेश में पहाड़ी समाज के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर सकती है, तो दूसरी तरफ पार्टी अनुभवी नेता तारिक अनवर के जरिए मुस्लिम मतों को अपनी तरफ करने का दांव भी खेल सकती है। हालांकि पार्टी अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। ऐसे में यूपी कांग्रेस के नए प्रभारी पद पर निर्णय राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद ही होगा। कांग्रेस ने प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव प्रियंका वाड्रा की अगुवाई में लड़ा था। हालांकि अपना जनाधार बचाए रखने के लिए कांग्रेस कुछ खास नहीं कर सकी थी। प्रियंका गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के अभेद्य किले पर भाजपा ने भी अपनी किलेबंदी शुरू कर दी। कांग्रेस प्रभारी रहते हुए प्रियंका गांधी ने 2022 की विधानसभा में दिन रात एक कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीट ही जीत सकी थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका के रायबरेली आने से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। भाजपा का दावा है कि अमेठी के साथ साथ इस बार रायबरेली में भी कमल खिलेगा। पहले सोनिया जी, राजीव जी, फिर राहुल जी, प्रियंका जी भी लड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में आए। प्रियंका गांधी के यूपी कांग्रेस प्रभारी पद पर हटने और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। रायबरेली से चाहे सोनिया गांधी लड़े और चाहे प्रियंका गांधी लड़े और चाहे कोई गांधी लड़े, जो लड़ेगा हारेगा और रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबर से पहले ही भाजपा आक्रामक व्यूह रचने में जुटी हुई है। कांग्रेस के गढ़ में 25 साल के बाद कमल खिलाने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रायबरेली में पार्टी लगातार अपने बड़े नेताओं का दौरा करवा रही है और यूपी में कांग्रेस के इस आखिरी गढ़ को ढहाकर कमल खिलाने की तैयारी में है। तो क्रेज दीदी रायबरेली में भी आपका है, क्या इस बार लगता है कि कमल खिलेगा? क्रेज है मोदी का है, हम सिर्फ कार्यकर्ता है मोदी के, तो कमल तो खिलेगा क्योंकि मोदी को वोट मिलेगा। अपने भाई की मौत के लिए 32 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने खुद की सुरक्षा घटाए जाने पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि भाजपा सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार हम लोग की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। क्यों? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है। पहले ये खबर आई कि अजय राय को उनकी सुरक्षा के लिए 2 जवान दिए गए हैं, लेकिन अजय राय ने इससे इनकार किया और तो और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने खुद की जान को खतरा बताते हुए योगी सरकार पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया और किसी भी अनहोनी होने की स्थिति में जिम्मेदारी सरकार पर होने की बात कही। अब तो उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो जीवन भर रहना है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे सजा कराई है उसको भी खत्म करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। सरकार को पूरी तरीके से इस पर चौकन्ना होकर सुरक्षा करनी चाहिए। अगर इसमें कहीं भी मैं और मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है तो सीधे सीधे ये योगी सरकार की जिम्मेदारी हो। कांग्रेस नेता अजय राय अवधेश राय के छोटे भाई हैं। 5 जून को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अवधेश राय की 3 अगस्त 1991 को गोली मारकर हत्या की गई थी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिन अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम को बैठक लेनी थी वो ही अधिकारी मीटिंग से नदारद। कानपुर में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हो रही थी। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक लेने पहुंचे, लेकिन कुछ अधिकारी बैठक में तय समय पर नहीं आए और इसी बात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। डिप्टी सीएम ने मौके पर ही डीजीपी, प्रमुख सचिव, ऊर्जा गृह, अपर सचिव नियुक्ति को फोन करके शिकायत करते हुए जवाब तलब करने के निर्देश दिए। उन्होंने देरी से आने वाले अधिकारियों की भी जमकर क्लास लगाई। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन अरविंद सिंह, सेतु निर्माण निगम अधिशासी अभियंता, पुलिस कमिश्नर और कैस्को के एमडी जैसे बड़े अधिकारी शिकायत के बाद भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। मामला अभी यही नहीं थमा। लेट लतीफ अधिकारियों को अब नोटिस जारी करने की तैयारी है और सही जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जो लोग समय से बैठक में नहीं पहुंचे हैं या नहीं आए हैं, जिलाधिकारी महोदय उनको एक नोटिस जारी करके पूछेंगे और यदि पर्याप्त कारण नहीं है तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि या अन्य कार्रवाई करने पर हम काम करेंगे। मकसद साफ है कि भविष्य में अधिकारी इस तरह की बैठकों को लेकर सीरियस मोड पर नजर आए और समय के पाबंद बने। विपक्षी दलों के नेताओं की 12 जून को पटना में होने वाली बैठक टल गई और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार को फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव और नीतीश कुमार लेंगे, क्योंकि सपा यूपी की सबसे बड़ा विपक्षी दल है। ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। उस सीट से चुनाव लड़ना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात होगी, लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और कोई। फूलपुर सीट से बार बार नीतीश के लड़ने की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार देश का बड़ा कुर्मी चेहरा है और फूलपुर लोकसभा सीट कुर्मी बहुल है। इसके साथ ही कुर्मी वोटर्स का पूर्वांचल की कई सीटों पर दबदबा है, लेकिन यूपी का बड़ा कुर्मी फेस अनुप्रिया पटेल भाजपा के साथ है और फूलपुर से कुर्मी नेता केशरी देवी भाजपा से सांसद है, लेकिन भाजपा का दावा है कि गठबंधन 2019 की तरह इस बार भी फेल होगा और पूरे प्रदेश में हम जीतेंगे 80 की 80 सीटों जीतेंगे। जहाँ तक 2024 की बात है, मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता, वही देश के प्रधानमंत्री। तमाम चर्चाओं के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सपा फूलपुर जैसी अहम सीट किसी और दल के लिए छोड़ सकती है, क्योंकि 2018 में फूलपुर से अपना प्रत्याशी उतारकर सपा खुद अपने प्रत्याशी को जिता चुकी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बड़ी रणनीति के तहत उतरी है। 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान से चुनावी हवा को धार दी जा रही है। तपती गर्मी के बीच भाजपा का मकसद घर घर पहुंचने का है, जिससे विपक्षी खेमे पर दबाव बनाया जा सके। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मां अभियान चलाया जा रहा है। हर लोकसभा सीट पर 7 कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है, जबकि हर विधानसभा सीट पर 4 कार्यक्रमों का प्लान है। मतलब साफ है कि हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर भाजपा 11-11 कार्यक्रम करेगी। व्यापारी सम्मेलन होना है, इसी के साथ जो विधान सभा स्तर के कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर विधानसभा में एक टिफिन बैठक होना है कार्यकर्ताओं के साथ। इसके अलावा हर लोकसभा सीट पर 1000 विशिष्ट पद्म पुरस्कार विजेता परिवारों से बीजेपी के पदाधिकारियों की मुलाकात का भी कार्यक्रम है। हर लोकसभा सीट पर 50 टीमों का गठन किया गया है, जो 20-20 परिवारों से संपर्क करेंगी। सभी परिवारों को मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। हमारे जो बूथ की समितियां हैं, हमारे जो पन्ना प्रमुख बने हैं, वो हर समय एक्टिव रहते हैं। हर विधानसभा सीट पर लाभार्थियों का सम्मेलन होगा। हर सीट पर टिफिन बैठक की जाएगी। साथ ही हर सीट पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग होगी, जिसमें सांसदों और विधायकों का रहना अनिवार्य है। इसके अलावा हर सीट पर 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन भी होगा। गाजियाबाद से सामने आए धर्मांतरण के मामले की जांच में अब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एंट्री हो गई है, क्योंकि अब तक की जांच में जो बातें सामने आई वो बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का पता चलने के बाद इस मामले में रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तक की जांच में सामने आया कि देश भर में ये गिरोह अपना जाल फैलाकर धर्मांतरण करवा रहा है। देखिए, एक नाबालिग पीड़ित ने ये बताया है कि जो चैट इंजन डिस्कॉर्ड है उस पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ईसाई धर्म पहले कबूल कर रखा था और उसके बाद वो लोग इस्लाम धर्म में इन वीडियोस को देखने के बाद कबूल कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो संजय नगर इलाके में मस्जिद कमेटी का मेंबर है। इसके अलावा गाजियाबाद की पुलिस की 4 टीमें मुंबई में शहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश कर रही हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। 4 पीड़ित का नाम आया था जो नाबालिग पीड़ित थे, जिसमें एक जैन धर्म का, 3 हिंदू धर्म के थे। सभी से पूछताछ के लिए हमारी टीम रवाना है, सबसे पूछताछ चल रही है और आगे जैसे इस रैकेट के बारे में कुछ और जानकारी मिलती है हम आप लोग को बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 साल से फर्जी हिंदू नाम
बद्दों की आईडी बनाकर धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खान शहनवाज धर्मांतरण के इस खेल में मुख्य किरदार है, जो नाबालिगों को बरगलाया करता था और जब वो आश्वस्त हो जाता था कि नाबालिग इस्लाम धर्म की तरफ झुक रहा है तो उसके बाद वो उन्हें उनके घर के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाने का दबाव डालता था। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई ने अब अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने मंगलवार को हादसे वाली जगह का दौरा किया और बालासोर ट्रेन हादसे में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। नियमों के मुताबिक सीबीआई ने स्थानीय पुलिस में दर्ज एफआईआर पर फिर से केस दर्ज किया। अब एजेंसी अपनी जांच के बाद चार्जशीट और एफआईआर में नाम जोड़ या हटा सकेगी। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीबीआई ने 3 जून को जीआरपी ने जो केस किए थे वो सब अपने हाथ में ले लिए हैं, जिनमें आईपीएस की धारा 337, 338, 304A और 34 और रेलवे अधिनियम की धारा 153, 154 और 175 शामिल है। सीबीआई हादसे से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच करेगी ताकि ये पता चल सके कि वो हादसा था या फिर साजिश, और अगर हादसा था तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो इस केस में मेरे को लगता है ये एनआईए को नहीं दिया गया क्योंकि सैबोटाज ये टेररिस्ट एंगल वो सस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए इसको सीबीआई को दिया गया। ये फ्यूचर के लिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जरूर सीबीआई देगी। हालांकि सीबीआई को मामले की तह तक जाने के लिए रेल सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता लेनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए भी है कि रेलवे के कामकाज के संबंध में सीबीआई के पास बहुत कम जानकारी है। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, जिस पर विवाद हो गया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की ओर से पीड़ितों को आर्थिक मदद के साथ नौकरी देने की घोषणा हुई है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी पीड़ितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। लेकिन मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पीड़ितों के हाथों में 2000 रुपए के बंडल हैं। ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य के एक मंत्री तृणमूल पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे रहे हैं। मैं आपकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2000 रुपए के इन नोटों का स्रोत क्या है। सुकांत मजूमदार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की तृणमूल कांग्रेस की पहल की सराहना की, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल उठाया है कि क्या इसके माध्यम से टीएमसी अपने काले धन को सफेद नहीं कर रही। फिलहाल बाजार में 2000 रुपए के नोटों की सप्लाई कम है और इन नोटों को सिर्फ बैंकों के माध्यम से बदला जा रहा है। इस स्थिति में क्या इन नोटों की वजह से गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ नहीं गई हैं? दूसरा, क्या ये काले धन को सफेद करने का तृणमूल कांग्रेस का तरीका तो नहीं है? केंद्र सरकार के 2000 रुपए के नोट को लेकर जारी निर्देश का तृणमूल कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। दूसरी तरफ भाजपा लगातार टीएमसी के पास काला धन होने के आरोप लगाती रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।